नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज का आपस में कैसा संबंध है। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक समाज का निर्माण मानवों से होता है और प्रत्येक मानव पर उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सब तरह के पर्यावरण का असर होता है। तो भौगोलिक पर्यावरण जिस परिवेश में वो है, जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था में वो रह रहा है, उसका किस प्रकार उसके व्यक्तित्व पे, उसके व्यवहार पे, उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही इन चारों पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार संस्कृतिकरण और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक दूसरे से संबंधित हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है और सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में क्या बदलाव होते हैं। सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार मानव समाज को आकार प्रदान करता है और किसी भी मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और वो किस प्रकार मानव समाज को प्रभावित करते हैं, या मानव का व्यवहार भौगोलिक पर्यावरण में किस प्रकार अपने योगदान देता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को आप अच्छे से समझते होंगे। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृतिकरण एवं व्यक्तित्व, इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ये किसी मानव के ऊपर प्रभाव डालती है, कैसे मनुष्य सामाजिक होना सीखता है, इन सारी चीज़ों को लेके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व के बारे में। तो जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप समझते हो संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व के बारे में, तो देखो, संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व का गहरा संबंध है। सोशियोलॉजी में यह संबंध व्यक्तियों और समाज के बीच के अंतःक्रिया के रूप में समझा जाता है। यानी जब आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश कर रहे हो किसे, संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व को, तो ये जो है बात करता है व्यक्तियों और समाज के बीच के इंटरैक्शन के बारे में। देखो, हमने अभी ये बात करी कि संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, इन दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है और ये कैसे समझा जाता है, व्यक्ति और समाज के बीच के अंतःक्रिया के रूप में। बट अगर आप सिर्फ संस्कृतिकरण के बारे में बात करोगे तो ये क्या है, संस्कृतिकरण का मतलब वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी संस्कृति के नियम, मूल्यों, मान्यताओं और व्यवहारों को सीखता और अपनाता है। इसके बारे में हमने पीवाईक्यू सेशन में बात करी थी कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी संस्कृति जिससे वो प्रभावित हो रहा है या जिसका वो सतह से होना चाहता है, या जो लगता है उसे मुझे ये पसंद है, मुझे इस तरह बनना है, उस संस्कृति के नियमों, मूल्यों, मान्यताओं, व्यवहारों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, किसी भी रिलीजन का हो, वो हटा दो, बट अगर उसे क्रिश्चियन धर्म पसंद है, ईसाई बनना उसे पसंद है, या उसे चर्च में जाना, कैंडल्स जलाना, या जो भी उनके संस्कृति के तरीके हैं वो पसंद है, तो वो उनके नियमों, मूल्यों, मान्यताओं को सीखेगा। जैसे कि आप देखते होंगे इस्कॉन टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ पे रशियन, अमेरिकन, बहुत सारे विदेशी आपको देखने को मिलेंगे जो हिंदू कल्चर, कृष्ण का नाम जप रहे हैं, बड़ी-बड़ी चोटियाँ रख रहे हैं, धोती-कुर्ते पहन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय सनातन जो संस्कृति है, उसके प्रति अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसकी तरह वो अपने व्यवहार बना रहे हैं, व्यवहारों को सीख रहे हैं, अपना रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, उसके काफ़ी ईज़िली आप रिलेट कर पाओगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। ये इन दोनों एग्ज़ाम्पल से आप काफ़ी ईज़िली समझ पाओगे कि संस्कृतिकरण होता कैसे है, या लोग किस तरह इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है। अगर आपने किसी धर्म को या किसी भी चीज़ को जो आपको पसंद आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन व्यवहार किया, फिर आप छोड़ दोगे, तो फिर आपको लोग उस तरह नहीं देखेंगे जिस तरह आप बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई फॉरेनर आके इस्कॉन टेम्पल में इंडियन वेशभूषा या इंडियन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, 1-2 दिन करे, उसके बाद चले जाए, तब तो नहीं ना आप उसे बोलोगे कि ये हमारी संस्कृति को धारण कर रहा है, नहीं, तब आप बोलोगे आया गया। पर लंबे समय तक यानी जीवन भर अगर चला रहे हो आप वही नियम, वही मूल्य जो कि आपने बाहर से ग्रहण करके देखा है कि आपको इस तरह बनना है, तो वो प्रक्रिया आ जाती है संस्कृतिकरण के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग संस्कृतिकरण को कितने भागों में बाँटा गया है या कितने प्रकार बताए गए हैं, तो मेनली 3 हैं।
प्राथमिक संस्कृतिकरण, द्वितीयक संस्कृतिकरण और पुनः संस्कृतिकरण। एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक संस्कृतिकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन शब्द से ही आपको पता चल रहा है जो एकदम प्रारंभिक अवस्था हो, जहाँ पे स्टार्टिंग से कोई भी बच्चा संस्कृतिकरण या संस्कार या व्यवहार या मूल्य सीखता हो। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह बचपन में परिवार के माध्यम से होता है, जहाँ पे बच्चा भाषा, नैतिक मूल्य, बड़ों का सम्मान करना, बातचीत करना, सामाजिक होना, एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग, सम्मान, प्रेम भाव, सद्भाव, इस तरह की बेसिक चीज़ों को सीखता है। जो प्राथमिक गुण होने चाहिए एक बालक में, एक व्यक्ति में, वो सारे प्राथमिक संस्कृतिकरण के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं। सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वितीयक संस्कृतिकरण। यह कब होता है? जब थोड़ा सा बच्चा बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखने के बाद स्कूल में जाने लगता है या अपने किसी कार्यस्थल पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई जॉब कर रहा है, वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या कोई मीडिया में काम कर रहा है, मतलब कोई भी वर्क प्लेस उसका हो या फ्रेंड सर्कल हो या स्कूल हो, जहाँ पे वो अपने घर से बाहर निकल रहा है। पहला तो वो अपने परिवार में है, फिर परिवार से बाहर कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। अब चाहे वो शिक्षा अर्जन करने जाए या उस शिक्षा से प्राप्त वो अपने व्यवसाय का चुनाव करके उस व्यवसाय में कार्य करें। वहाँ पे जाके उसे वहाँ के तरीकों को सीखना पड़ता है कि आप इस टाइम पे आओगे, इस टाइम पे जाओगे, ये लंच टाइम होगा, यहाँ पे आपका वर्क टाइम है, इसमें आपने ये काम करना है, जो भी चीज़ें हैं। तो वो सेकेंड सोशलाइजेशन होता है, जहाँ पे आप अपने पारिवारिक जो व्यवहार है उससे काफ़ी अलग तरह का व्यवहार करते हो, और वहाँ पे लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह काम करने हैं, करवाने हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। उदाहरण के लिए टीम वर्क हो गया या सामाजिक शिष्टाचार। अब आप घर पे कह सकते हो कि माँ मुझे ये खाना खाना है। आप पब्लिक प्लेस पे जाके किसी और से नहीं ना बोलोगे कि माँ मुझे ये खाना खाना है, नहीं, आप वहाँ पे बोलोगे सर ये हेल्प कर दीजिए, या क्या मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ में फेवर चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, बात करने के तरीके, प्रोटोकॉल, औपचारिक रिलेशन, इस तरह की चीज़ें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती हैं। फिर आता है पुनः संस्कृतिकरण, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति नई परिस्थिति में नए सांस्कृतिक मानदंड सीखता है, जैसे कि किसी अन्य देश में जाना या किसी नए समूह में शामिल होना। आप एक देश के सदस्य हो, वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है, बात कैसे करते हैं, वेशभूषा कैसी है, खान पान कैसा है, लोगों के बीच का संपर्क कैसा है, सब कुछ। लेकिन अगर आप इस कंट्री से बिल्कुल अलग कंट्री में चले गए, फॉर एग्जांपल इंडिया से आप रशिया चले गए, तो आपको रशियन कल्चर को समझना पड़ेगा। वहाँ की संस्कृति समझने के लिए जब आप पुनः संस्कृतिकरण करोगे, रीसोशलाइजेशन करोगे, तो वो आपका थर्ड टाइप में आ जाएगा। रीसोशलाइजेशन का एग्जांपल शादी भी होता है, जहाँ पे एक लड़की पूरी तरह से एकदम सेट है अपनी लाइफस्टाइल में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, लेकिन जब उसकी शादी दूसरे घर में होती है तो उसको फिर से अपने आप को उस परिवार के अकॉर्डिंग व्यवहार करना होता है। काम करने, बात करने, रहन सहन, हर चीज़ के तरीके को सीखना होता है। तो 3 तरह के संस्कृतिकरण होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और पुनः संस्कृतिकरण। यानी प्राथमिक तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति में जो प्राथमिक तौर पे होता है, द्वितीयक प्राथमिक से सेकंड वाली स्थिति है, रीसोशलाइजेशन जब हम बात करते हैं तो इन दोनों से अलग हट के जो एक बेसिक है उससे बिल्कुल अलग हट के आपको एकदम नए तरह की संस्कृति के हिसाब से अपने आप को ढालना हो, तो वो आपका कहलाता है पुनः संस्कृतिकरण। क्यों? क्योंकि ये एक कल्चर्ड व्यक्ति के, एक सोशली एक्सेप्टेड व्यक्ति के फिर से सोशल होने या कल्चरल होने की प्रक्रिया है, इसीलिए इसे रीसोशलाइजेशन या पुनः संस्कृतिकरण कहते हैं। तो हमने संस्कृतिकरण का अर्थ, उसकी प्रकार के बारे में समझ लिया है, और अब हम समझ लेते हैं व्यक्तित्व के बारे में। चूँकि हमें समझना है संस्कृति और व्यक्तित्व का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, तो हमने संस्कृतिकरण को तो समझ लिया, पर अब हमें व्यक्तित्व को भी समझना है। तो देखो, पर्सनालिटी का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट पैटर्न, जिसे सोशियोलॉजी में सामाजिक स्व यानी सोशल सेल्फ कहा जाता है। जो कैसे विकसित होता है? समाज के साथ बातचीत के माध्यम से। यानी जब आप सोशल होते हो, सामाजिक संबंधों में इन्वॉल्व होते हो, धीरे धीरे सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा आपके जो सामाजिक स्व यानी सोशल जो सेल्फ है वो विकसित होता है, और उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के
सोचने का, महसूस करने का, व्यवहार करने का जो एक फ़िक्स्ड तरीका होता है वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे कहते हो कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है या उस पर्सन को का व्यक्तित्व ऐसा है, कैसे? उसके व्यवहार करने के तरीके, मतलब वो हम्बल है, हम्बल कैसे है? वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है या वो अग्रेसिव है, क्यों? क्योंकि वो अपनी ही बात ऊपर रखता है या अपने आप को ही महत्व देता है। तो आप किसी के व्यक्तित्व को कैसे डिफ़ाइन करते हो? उसके व्यवहार करने के जो एक सेट तरीके हैं, पैटर्न हैं विशिष्ट, उसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के सोशल सेल्फ को देखते हो। अगर आप व्यक्तित्व से रिलेटेड थ्योरीज़ की बात करो तो चार्ल्स हटन कूले की हमने बात करी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से प्रभावित होता है कि वह सोचता है अन्य लोग उसे कैसे देखते हैं। मतलब ये अगर एक पर्सन है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो अदर पर्सन है वो उसके बारे में कैसे सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर कोई लेडी हैं, उन्हें आप बार-बार बोलो ये बहुत अच्छा कुक करती हैं या ये बहुत अच्छी हैं, तो वो बार-बार जब यही बातें सुनेंगी तो उनको भी अपने आप में एक अच्छा फ़ील आएगा, उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा कुक करती हूँ या ये सामने वाले मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। या आप बच्चे का उदाहरण ले लो, किसी बच्चे को बार-बार आप कहोगे अरे बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत बहादुर हो, तो वो अपनी पहचान में इन सब बातों को शामिल कर लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हो तो आप उन्हें पॉजिटिव तरह के थॉट्स दो, एक ऐसा माहौल दो जिससे कि वो सकारात्मक विचार से पूर्ण रहें। क्योंकि नकारात्मकता तो सबके साथ ऑटोमेटिक आ ही जाती है। जब सकारात्मक कोई बच्चा होगा तो वो धीरे-धीरे समाज का भी एक सकारात्मक नागरिक बन सकेगा और वो सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकेगा किसी भी समाज के विकास में। अदरवाइज़ आप देखते होंगे जो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं या जिनका माहौल अच्छा नहीं मिलता है, व्यक्तिगत विघटन या सामाजिक विघटन जिस भी रीज़न से, वो असामाजिक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। या तो वो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे या किसी को हर्ट करेंगे। या हमने अपराध वाली वीडियो में जो बात करी थी कि बाल अपराधी भी किस प्रकार समाज की ही देन होते हैं। जब समाज का माहौल आप अच्छा नहीं दोगे किसी भी बच्चे को, तो वो धीरे-धीरे कुंठाग्रस्त होते हुए गलत मार्ग की तरफ चला जाएगा और वो समाज के लिए भी हानिकारक होगा। या सेकंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड का आई और मी का सिद्धांत। सोशियोलॉजी के अंतर्गत जब आप बात करते हो सेल्फ के बारे में, स्व के बारे में, तो वहाँ पे चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ या और हर्बर्ट मीड के आई और मी के बारे में सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं को दर्शाता है, जबकि मी समाज के नियमों और अपेक्षाओं को दर्शाता है। मतलब व्यक्ति क्या है, वह स्वयं में किस प्रकार विचार करता है या वो क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें उसमें आई के ज़रिए होती हैं। पर समाज के लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं, समाज के लोगों की अपेक्षाएँ क्या हैं, समाज के नियम किस प्रकार काम करते हैं, वो जब बात बात आती है तो वो प्रदर्शित की जाती है मी से। और व्यक्तित्व जो होता है इस आई और मी के बीच के डिफरेंस को मैनेज करने का नाम होता है। यानी व्यक्तित्व पर्सनालिटी इन दोनों के संतुलन से विकसित होती है। यानी अगर आप आई के हिसाब से चलोगे तो व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी। फॉर एग्जाम्पल किसी को मन है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो हो सकता है वो लड़की ना भी तैयार हो, पर उसका मन है तो वो कर ही लेगा। पर समाज के नियम के हिसाब से आप तभी शादी करो जब उसकी मंजूरी हो। आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो फिर वो मैरिज नहीं, वो एक फोर्सफुली मैरिज हो जाएगी। तो समाज के हिसाब से चलेगा तो भी दिक्कत है, खुद के हिसाब से चले तो भी कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों के बीच का जो मिडिल तरीका हो सकता है, वो कौन निकालने का काम करता है? पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व इन दोनों के बीच के बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है। आप टोटली अपने हिसाब से भी नहीं चल सकते, टोटली समाज के हिसाब से भी नहीं चल सकते। समाज के हिसाब से सती प्रथा भी चलती थी, बाल विवाह भी चलते थे। क्या वो सही थे? नहीं। आज की डेट में वो सही नहीं माने जाते हैं। तो समाज के हिसाब से भी चलना कभी-कभी सही नहीं है। चीज़ों को देखना पड़ता है, टाइम के साथ कौन सी चीज़ें सही जा रही हैं, तो आप उसको फ़ॉलो करो। और ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी पर्सनैलिटी करती है, यानी व्यक्तित्व आपका हर तरह के आई और मी के द्वंद्व को संतुलित करता है। अब अगर हम बात करें संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व के बीच के संबंध के बारे में, तो देखो आप समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व एक सामाजिक निर्माण है, अर्थात किसी का भी व्यक्तित्व स्वयं के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा निर्मित होता है। जिस समाज में आप रहोगे उस तरह की आपका व्यक्तित्व होता जाएगा और जो समाज और संस्कृति के नियमों, मूल्यों, मानदंडों के अनुसार आकार लेता है। संस्कृतिकरण व्यक्तित्व को इस तरह गढ़ता है कि व्यक्ति समाज का एक सक्रिय और योगदानकारी सदस्य बन सके। अर्थात संस्कृतिकरण या सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है और संस्कृतिकरण उसी व्यक्तित्व को
एक सकारात्मक यानी सक्रिय योगदानकारी समाज का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने अभी समझ लिया संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है और संस्कृतिकरण किस प्रकार व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है और व्यक्तित्व किस प्रकार संस्कृतिकरण के द्वारा निर्मित होता है, जिससे कि व्यक्ति समाज का एक सक्रिय और योगदानकारी व्यक्ति का निर्माण करता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सामाजिकरण के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, सामाजिकरण होना क्या होता है, बट एक हल्का सा हम समझ लेते हैं कि सामाजिकरण क्या है। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन भर समाज के नियम, मूल्यों, परंपराओं और व्यवहार को सीखता है और उन्हें अपनाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाने में मदद करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान और समाज के साथ उसका संबंध विकसित होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरा है तो वो सोशल पर्सन है, अदरवाइज वो अपने आप में एकांत में रहता है तो वो सामाजिक प्राणी नहीं कहलाता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर आप उसे अकेले रखोगे तो उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। और सामाजिकरण का तात्पर्य क्या होता है, सोशलाइजेशन को हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं, जिस सोसाइटी के आप सदस्य हैं वहाँ के नियम, मूल्य, परंपराएं, व्यवहार आदि सीखने की प्रक्रिया। कुछ सदस्य होते हैं समाज के जो बिल्कुल सामाजिक नहीं होते हैं, तो आप उन्हें देखोगे कि सभी तरह के लोग उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। कई बार तो उन्हें हे दृष्टि का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है। और सामाजिक गुण क्या होते हैं, लोगों की मदद करना, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना, समाज का विकास कैसे हो सके उस पर अपनी राय देना, अपना श्रम देना, अपना समय देना, अपने अपने कार्यों, व्यवहारों या तरीकों के द्वारा किसी भी प्रकार से आप समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। अगर हम बात करें सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बच्चा जन्म लेता है तब से लेके उसका जीवन भर वो सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया हस्तांतरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जैसे कि भाषाएं हैं या परंपराएं हैं या विश्वास है, ये कैसे आपके पास, जो भी आपके पास है वो कैसे आए, आपके पूर्वजों ने आपके पेरेंट्स को या आपके पर दादा जो भी हैं उन्हें प्रदान किया, फिर उन्होंने आपको प्रदान किया, तब आपके पास आया ना। तो सामाजिकरण एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। अब हमें दिवाली में दिए जलाने हैं, होली में रंग खेलना है, या किसी के आगमन पे हमें उसका अच्छे से आदर सत्कार करना है, या अतिथि देवो भव का जो हमारे यहाँ विचार है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। संस्कृतियों का हस्तांतरण होते आ रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, इसलिए हमें ये चीज़ें पता हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया एक तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, दूसरी ये हस्तांतरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई जाती है। सामाजिकरण की तीसरी विशेषता है सामाजिक एकीकरण। यह व्यक्ति को समाज के नियमों को समझने और अपनाने में मदद करता है, जिससे समाज में एकता बनी रहती है। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया किसको, व्यक्ति को क्या समझने में मदद करती है, समाज के नियम, तौर तरीके, मूल्य और अपनाने में। और जब सभी व्यक्ति वही तरह के नियम, मूल्य अपनाएंगे, व्यवहार अपनाएंगे, तो समाज में एकता बनेगी ही। जब एक रूपता रहेगी, एक समान लोगों का व्यवहार रहेगा, एक तरह के नियम वहाँ पे फॉलो होंगे, तो क्यों कोई द्वंद्व होगा। तो सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिकरण। चौथी विशेषता है द्विदिशीय प्रक्रिया, यानी टू वे प्रोसेस है। समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। अब ये कहो कि आप समाज के सदस्य हो ही ना, आप कहीं एकांत में पहाड़ों में रह के सामाजिकरण सीख जाओ, तो नहीं हो सकता। या सिर्फ और सिर्फ समाज कह देने से समाज नहीं होगा, वहाँ पे लोगों का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से एक के भी अभाव में सामाजिकरण की प्रक्रिया या समाज का अस्तित्व असंभव है। अगर हम बात करें एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ऐसी चीज़ें जो सामाजिकरण जिनके द्वारा सीखता है व्यक्ति, इंसान, बच्चा, वो कौन कौन सी है, तो यहाँ आप बॉक्स में देख सकते हो, ये कुछ 6 जगह हैं जहाँ से आप सोशलाइजेशन सीखते हो। पहला है परिवार, मूलभूत मूल्य और सामाजिक पहचान। कोई भी व्यक्ति कहाँ से सीखता है, सर्वप्रथम परिवार से। इसके बारे में एक कोटेशन आपने सुनी होगी,
बालक नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। यानी अगर किसी बच्चे की बात करें, सर्वप्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है, तो वो बेसिक जो चीज़ें हैं वो अपने परिवार से सीखता है। सेकेंड है मित्र समूह, विशेष रूप से किशोरावस्था में व्यवहार और रुचि को प्रभावित करते हैं। थर्ड है शिक्षा प्रणाली, यानी जैसी शिक्षा प्रणाली होगी उसी अनुसार व्यक्ति या बालक ज्ञान, अनुशासन और सामाजिक अपेक्षाएं सीखेगा। फोर्थ है जनसंचार माध्यम, मास मीडिया, उसके जरिए भी काफ़ी ज़्यादा सामाजिकरण की चीज़ें सीखता है कोई भी व्यक्ति। समाज के व्यापक मानदंडों और दृष्टिकोण को आकार देते हैं मास मीडिया। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं, जो कौन सी चीज़ें सिखाती हैं, समाज में व्यक्तियों को नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के बारे में बताती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। कार्यस्थल, जो ये बताते हैं कि व्यावसायिक नियम और पदानुक्रम किस प्रकार हैं, आपको किस तरह हायरार्की में रहते हुए लोगों का सम्मान भी करना है और काम भी करना है। जैसे कि अगर आप स्कूल में देखो, प्यून हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, बहुत सारे पोस्ट बने हुए हैं, उनमें हायरार्की पाई जाती है, ऊपर से नीचे का एक आप देखोगे पदानुक्रम होता है। और वहाँ पे ये भी होते हैं कि इन्हें ये काम करने हैं, इन्हें ये काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंसान सीखता है, इस तरह के सामाजिकरण अगर सीखने की बात करें तो वो व्यक्ति कार्यस्थल से सीखता है, नैतिकता संबंधी धर्म से जुड़ी संस्थाएं। तो ये सारी जो है मुख्यतः सामाजिक एजेंट हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक होना सीखता है। तो अगर हम बात करें सामाजिकरण के बारे में, तो इन शॉर्ट समाज की जो निरंतरता है और व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है, और ये व्यक्ति को समाज के साथ तालमेल बिठाने में और उसमें योगदान देने में सक्षम बनाता है। तो हमने अभी समझा सामाजिकरण के बारे में कि सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। वैसे तो आपको आइडिया होगा कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संस्कृति, व्यवहार, सामाजिक संस्थानों और सामाजिक संरचनाओं में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे विकसित होते हैं और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज को जो निर्मित करते हैं, यानी कि समाज की संरचनाएं, समाज की संस्थाएं, समाज में लोगों के व्यवहार, वहाँ की संस्कृति, इनका समय के साथ होने वाला बदलाव। चेंज जो हो रहे हैं सोसाइटी में, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और उसकी गति कभी तीव्र भी हो सकती है, कभी मंद भी हो सकती है। तो अगर हम सरल शब्दों में बोले तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, समाज में होने वाले जो भी परिवर्तन है वो। अब वो परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, समाज की संस्थाओं में, समाज की संरचनाओं में, या व्यवहारों में, या संस्कृति में, जो करंट सिचुएशन है उससे बिल्कुल अलग कुछ बदलाव। और ये कैसे बदलते हैं, बाहरी का कारक भी हो सकते हैं और आंतरिक। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा उनके जीवन जीने के तरीके में या समाज की संस्थाओं में, सोसाइटी की किसी भी ऐसी चीज़ों में जो समाज को समाज बनाती है, कुछ भी चेंज आए, कोई भी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण शिफ्ट अगर आता है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो वो सब सोशल चेंज के अंतर्गत आएंगे। और ये चेंज कैसे हो सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या कोई नए कानून आ गए कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, अब ये मान्य नहीं है, तो भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। या बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन्स राइट या क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड कोई आंदोलन हो रहा है, उसकी वजह से भी चेंज देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, तो पहले वुमेन्स के पास नहीं थे, बट वुमेन्स आंदोलन चले, फेमिनिज्म काफ़ी ज़्यादा आगे आया, उसके द्वारा धीरे धीरे वुमेन्स को प्रॉपर्टी के, वोटिंग के, काफ़ी सारी चीज़ों के राइट्स मिले, तो इससे भी सोसाइटी में चेंज आया। अब हम बात करें अगर सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की, तो यहाँ पे कुछ मुख्य विशेषताएं लिखी हैं। पहली विशेषता है सार्वभौमिक प्रक्रिया, अर्थात सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है, वो हमेशा देखने को मिलती है और ये सभी समाजों में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी गति और प्रकृति की, यानी इसकी स्पीड या इसके नेचर की, तो वो हर सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो सकती है, बट आपको हर सोसाइटी में सोशल चेंज देखने को मिलेगा। सेकेंड है निरंतर प्रक्रिया, अर्थात यह स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि ये हमेशा चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। गति तो आपकी स्लो डाउन हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, बट चलेगी ज़रूर। थर्ड पॉइंट है सामाजिक संस्थानों का प्रभाव,
यानी जिस भी तरह की चेंज सोसाइटी में आएंगे तो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो फैमिली हो, एजुकेशन हो या कोई भी ऐसी संस्था हो, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मॉडर्न टाइम में औद्योगिकरण के बाद संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार देखने को मिलता है। शिक्षा व्यवस्था स्टार्टिंग में गुरुकुल थी वैदिक समय में, वैदिक समाजों में, बट अब क्या है, हॉस्टल है या स्कूल है या ऑनलाइन। आपने कोविड में देखा होगा शिक्षा का भी तरीका बदला। क्या चेंज आया, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। जहाँ लोग स्कूल में जाके पढ़ते थे, कोविड के टाइम पे बोला गया नहीं आप बिल्कुल स्कूल नहीं जाओगे, गैदरिंग में नहीं जाओगे, आप दूर रहो, एकांत में अकेले बैठ के आप पढ़ाई करो। तो सामाजिक जो चेंज आया उसका प्रभाव किस पे पड़ा, संस्थानों पे, जैसे कि परिवार, एजुकेशन, शासन, हर तरह के संस्थानों पे प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्या है, सामूहिक प्रयास, यानी कोई भी सामाजिक परिवर्तन बिना सामूहिक प्रयास के नहीं हो सकता। अब चाहे वो आंदोलन के द्वारा हो, क्रांतियों के द्वारा हो या सामान्य तरीके से हो, पर जब सामूहिक प्रयास सामने आएगा तभी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल विमेंस राइट, अगर विमेंस को बहुत ज़्यादा राइट मिले हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव ये हैं कि अब विमेंस को अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। बट अतुल सुभाष वाला केस अभी आपने सुना होगा, या बहुत सारे लॉ में चेंज किए गए हैं जो एक तरफ से तो बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि हर चीज़ों में होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ निगेटिव भी। तो जब सोशल चेंज की बात कर रहे हो तो उसमें भी कुछ सकारात्मक भी प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे, कुछ नकारात्मक। अगर सिद्धांतों की बात करो आप तो सोशल चेंज से रिलेटेड कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें एक विकासवादी सिद्धांत है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दी गई है। सावियरी सिद्धांत, सामाजिक डार्विनवाद, जो ये बताता है कि समाज का विकास विभिन्न चरणों के द्वारा हुआ, यानी विभिन्न चरणों से होते हुए जिस प्रकार सेल से बॉडी बनी है उसी प्रकार सोसाइटी भी पहले बिल्कुल सिंपल थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, समाज की विभिन्न सारी संस्थाएं निर्मित हुई। तो स्टेप बाय स्टेप विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात होती है। सेकेंड है संघर्ष का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, समाज में जो भी चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। यानी जब समाज में संघर्ष आता है, लोग आपस में वर्ग संघर्ष करने लगते हैं, उच्च और निम्न का भेद देखने को मिलता है, तब फिर ये जो संघर्ष है वो नए समाज को जन्म देता है और फिर परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि जुड़ा होता है किससे, संसाधन और शक्ति के संघर्ष से। तो संघर्ष का सिद्धांत इस बारे में बात करता है। या थर्ड आप बात कर लो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फंक्शनलिस्ट थ्योरी, प्रकार्यवादी सिद्धांत। इनका क्या मानना है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन होना आवश्यक है। देखो फंक्शनलिस्ट जो भी होंगे वो सोसाइटी में हर चीज़ को पॉजिटिवली ही लेंगे कि ये होना ज़रूरी है। संघर्ष है तो भी समाज में इसकी आवश्यकता है, परिवर्तन है तो भी इसमें आवश्यकता है, इससे समाज बना रहता है, उसकी समाज की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये देखो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है। एक है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी। ये सिद्धांत बात करता है कि समाज में वृद्धि, स्थिरता, पतन और पुनर्वीकरण के चक्रों से होते हुए समाज विकसित होता है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आधुनिकीकरण सिद्धांत, जो ये बात करता है कि पारंपरिक जो समाज थे, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो भारतीय समाज कैसा था, ग्रामीण समाज था, यहाँ पे व्यवसाय कृषि होता था, पशुपालन होता था, इससे सबका जीवन चलता रहता था। और आधुनिक समाज में काफ़ी चीज़ें आप देखते हो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बदल गई हैं। तो ये सिद्धांत बताता है कि पारंपरिक समाज आधुनिक समाज में परिवर्तित कैसे होगा। लेकिन परिवर्तन के बारे में ये भी बात कर रहा है, किसके परिवर्तन के, सामाजिक परिवर्तन के। तो परिवर्तन से भी जुड़े काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग थ्योरी, जो कि ऑकबॉर्न एवं निमकॉफ ने दी है। तो इम्पोर्टेंट नाम ये सारे हैं सामाजिक परिवर्तन से जुड़े, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज के अंतर्गत संस्कृतिकरण और व्यक्तित्व के बारे में समझ लिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में समझ लिया, साथ ही सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो किस आधार पे या किस सिद्धांतों के द्वारा समझे गए हैं और समाज में कैसे चेंज आते हैं, इन सब के बारे में समझ लिया। और अगर हम बात करें सोशल कंट्रोल की, तो देखो सामाजिक नियंत्रण का भी प्रभाव मानव समाज पे पड़ता है। जिस प्रकार का नियंत्रण होगा, जिस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन होंगे, उसी प्रकार मानव समाज का नियंत्रण व्यवस्था बनी रहेगी, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। इसके बारे में हमने सोशल कंट्रोल वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई है। शॉर्ट में अगर हम बोले तो सामाजिक नियंत्रण के भी साधन होते हैं, कानून होते हैं, राज्य होते हैं, परिवार होते हैं, शिक्षा संस्थान होते हैं,
जिसके द्वारा समाज के असामाजिक तत्वों को रोकने का कार्य किया जाता है और समाज को एक अच्छा और विकसित समाज बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने भौगोलिक पर्यावरण और मानव समाज के बारे में समझा कि किस प्रकार ये एक दूसरे से रिलेटेड है और कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार मानव समाज पे प्रभाव डालती हैं। साथ ही इन सब के अर्थ के बारे में हमने समझा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे वीडियो के पीडीएफ, वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से भी जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।